नमस्कार। आखिरी सैल्यूट सादत हसन मंटो साहब की लिखी कहानी। मंटो साहब की लेखनी पर बंटवारे का बड़ा गहरा असर पड़ा था। एक मुल्क के दो मुल्क हो गए। धर्म के आधार पर लाखों लोगों का पलायन हुआ। संसाधन बांट दिए गए, महकमे बढ़ गए, यहां तक कि फौज भी बढ़ गई। एक ही फौज में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले दो फौजी जो बड़े गहरे दोस्त भी थे, एक दूसरे से बिछड़ गए, जुदा हो गए। मुस्लिम पाकिस्तान में रह गया, हिंदू हिंदुस्तान चला गया। आजादी और बंटवारे के फौरन बाद जब कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ी तो दोनों एक दूसरे के सामने बंदूकें ताने खड़े थे। तो पेश है आखिरी सैल्यूट, लेखक सादत हसन मंटो। यह कश्मीर की लड़ाई भी अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग एक ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया। पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पे लड़ चुका था, मारना मरना जानता था। छोटे बड़े सभी अफसरों की नजरों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा ही बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। मुश्किल से मुश्किल काम प्लाटून कमांडर उसे ही सौंपते थे और वो उनसे और भरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख और प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब दुश्मन से सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते बड़ी बगली किस्म के, जो पिछली बड़ी जंग में एहतियातियों के दुश्मनों के साथ उसके दोष बदोश लड़े थे, पर अब एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। नवाज सोचता था ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद और छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी, फिर महाज, इधर से उधर, उधर से इधर, और फिर आखिरकार जंग का खात्मा, और साथ ही में पाकिस्तान का कयाम और उससे जुड़ी हुई कश्मीर की लड़ाई। नवाज सोचता था करने वाले ने यह सब कुछ सोच समझ की गया ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सकें, वरना यह भी कोई बात हुई कि इतनी जल्दी इतने बड़े इंकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो रब नवाज को समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना यह भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए कश्मीर का इलाक अशद जरूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी सूरत नजर आ जाती तो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई। वो गालिबन इसीलिए भूल जाता था कि उसे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि वो तनख्वाह, जमीन के मुरबों और तमगों के लिए नहीं, बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था, वो उसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा था, और उसे अब अपने उसी हम वतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया सा हुआ करता था, जिसकी खानदान से उसकी खानदान के पुश्त पुश्त देरीना मरासिम थे। अब उसके हमसाये का वतन वो था जिसका पानी भी उसने अब तक नहीं पिया था। उसी वतन की खातिर उसके हमसाये ने कांधे पर बंदूक रख ली थी कि उसे हुक्म दिया गया था कि जाओ ये जगह जहां तुमने अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और पानी का मजा तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर बैठा नहीं है, तुम्हारा वतन। जाओ इस वतन की खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने उम्र के इतने बरस गुजारे। नवाज सोचता था यही हाल उन मुसलमान फौजियों का है जो वहां हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहां पाकिस्तान आ गए। वहां उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। यहां उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, बस बंदूकें मिल गई, उसी शक्ल की, उसी वजन की, उसी मार्के और छाप की। पहले वो सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिसका उन्होंने पेटो इनाम इकराम के खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था, पर अब वो खुद 2 हिस्सों में बढ़ गए थे। पहले वो सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी फौजी है और दूसरा हिंदुस्तानी फौजी। उधर हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी भी थे। रब नवाज जब उनके मुतालिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती। जब वो कश्मीर के मुतालिक सोचता
तो उसका दिमाग एकदम जवाब दे जाता कि भाई ये पाकिस्तान के फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं या कश्मीर के मुसलमानों के लिए। अगर वो कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए उन्हें क्यों लड़ने को नहीं कहा जाता? और अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग है तो दुनिया भर के दूसरे इस्लामी मुल्क इस जंग में हिस्सा क्यों नहीं लेते? बहुत सोच विचार के बाद रब नवाज इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसी बारीक बारीक बातें फौजी को नहीं सोचनी चाहिए। फौजी की अक्ल मोटी होनी चाहिए कि मोटी अक्ल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर कभी कभी वो अपने चोर दिमाग से इन सब बातों पे गौर करता और फिर अपनी इस हरकत पर खूब हंसता। दरियाए किशन गंगा के किनारे उस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती है कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबोगरीब लड़ाई थी। रात को बाज औकात आसपास की पहाड़ियां फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपने प्लाटून के जवानों के साथ शब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी नीचे खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था जैसे बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हो, कह के लगा रहे हो। वो बड़बड़ाया, खंजीर की तुम, ये क्या होता है? एक जवान ने उन आवाजों से मुखातिब होते हुए ये लंबी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे अपनी मां के यार। रब नवाज वो गालियां सुन रहा था जो बड़ी उकसाने वाली थी। उसके जी में आया कि बिजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती होती, चुनांचे वो चुप रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ कर गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। इस किस्म की लड़ाई रब नवाज के लिए नई चीज थी। उसने 2-4 मरतबा अपने जवानों को खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बगैर उनसे रहा नहीं जाता था। दुश्मन के सिपाही नजरों से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा होता है, पर वो दिन में भी दिखाई नहीं देते थे। बस उनकी गालियां नीचे पहाड़ियों के कदमों से उठती थी और फिर पहाड़ों से टकरा टकरा के हवा में हल हो जाती। शबनवाज की प्लाटून के जवान जब उन गालियों का जवाब देते तो उसे ऐसा लगता कि उनकी गालियां नीचे दुश्मन की तरफ नहीं जा रही, बल्कि उल्टी हवा के साथ आसमान में उड़ जा रही। इस वजह से उसे खासी कोफ्त होती थी। उसने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, वहां की पहाड़ियों में रब नवाज को एक अजीब चीज दिखाई दी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लंदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ वही पहाड़ी एकदम गंजी, कश्मीरी हाथों के सर की तरह। किसी पहाड़ी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था तो उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे, चीड़ के लंबे लंबे तनावर दरख्त, जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर रब नवाज की प्लाटून थी उसकी उतराई का हिस्सा झाड़ियों और दरख्तों से बेनियाज था। जाहिर है हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सभी जवान बखुशी तैयार थे। उन गालियों का इंतकाम लेने के लिए बहुत बेताब थे। हमला हुआ तो कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए और 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे और बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा मलाल था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ ना आ सका जिसके वो खातिर ख्वाह उन गालियों का मजा चखा सकते। मगर इस मोर्चे को फतेह करके वो एक बहुत अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को अपने हमले के नतीजे से मुतल्ला करा दिया था और शाबाशी वसूल की थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर एक पानी का तालाब सा हुआ करता था। इस पहाड़ी की चोटी पर भी था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले ज्यादा बड़ा। इसका पानी एकदम साफ और शफाफ था। वह मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए, दांत बचते रहे, परवाह न की। वो इस शुगल में मसरूफ थे कि तभी फायर की आवाज आई। सभी नंगे लेट गए।
थोड़ी देर बाद सूबेदार रमनवाज ने दूरबीन उठाई और ढलावनों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन की छिपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक फायर और हुआ। उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन अपने जवानों को फायर करने का हुक्म दिया। इधर से धड़ाधड़ फायर हुए, उधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगी। रमनवाज ने एक बार फिर दूरबीन लगाकर दुश्मन की छिपने की पोजीशन का बगौर मुताला किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर वो मुहाफिज दीवार बड़ी सकड़ी थी, ज्यादा देर तक वो वहां टिके नहीं रह सकते थे। अगर उनमें से कोई भी इधर या उधर निकलता तो उसका सूबेदार रमनवाज की इज्जत पे आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होता रहा, फिर रमनवाज ने मना कर दिया। सुनो, वो गोलियां जाया ना करो, सिर्फ ताक में रहो। ये दुश्मन का कोई भी सिपाही ये पत्थर की दीवार के पीछे से इधर या उधर निकले, उसको उड़ा दो। ये हुक्म देकर उसने अपने अलिफ नंगे बदन की तरफ देखा। खिंजीर की दुम, ये कपड़ों के बगैर आदमी एकदम हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। कभी कभी इधर से भी उसका जवाब दे दिया जाता। यह सिलसिला पूरे 2 दिनों तक जारी रहा। मौसम यकलख्त बहुत सर्द हो गया था, इस कदर सर्द कि दिन में भी खून मुंजमद होने लगता था। चुनांचे सूबेदार रमनवाज ने चाय के दौर शुरू करवा दी। हर वक्त आग पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज्यादा सताती, एक दौर उस गर्म गर्म मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी। इधर एक जवान हटता, उधर दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी। जब उस जवान ने जो पहरे पर था बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो रमनवाज ने उससे दूरबीन ली और खुद देखा, मगर उसे कहीं कोई हरकत नजर नहीं आई। पर फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई, जिसकी गूंज आसपास के पहाड़ों से टकराती रही। रमनवाज उसका मतलब नहीं समझा। उसके जवाब में रमनवाज ने अपनी बंदूक ताक दी। बंदूक की गूंज दबी तो फिर आवाज बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रमनवाज चिल्लाया, ए खिंजीर की दुम, बोल क्या बकता है। फासला ज्यादा नहीं था। रमनवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, ए गाड़ी ना दे भाई। रमनवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और फिर ताजुब में झुंझुलाहट के साथ बोला, भाई। फिर अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपू बनाकर चिल्लाया, अरे भाइयों का तेरी माँ का जना, यहां तो सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज बुलंद हुई, रमनवाज। रमनवाज कांप गया। जख्मी आवाज कुछ देर तक आसपास के पहाड़ों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ अंदाज में रबनवाज 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 दोहराती बिल आखिर खून मुंजमद कर देने वाली हवा के साथ जाने का उड़ गई। बहुत देर के बाद रबनवाज चौंका। वो कौन था? फिर आहिस्ता से बड़बड़ाया, खिंजीर की दुम। उसे इतना मालूम था कि टेटवाल की महाज पे सिपाहियों की अक्सरियत 6/9 जाट रेजिमेंट की है, वो भी उसी रेजिमेंट में था। मगर वो आवाज किसकी थी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज तरीन दोस्त हुआ करते थे। कुछ ऐसे भी थे जिनसे उसकी दुश्मनी थी चंद जाती अगराज के बिना। पर वो कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा? रबनवाज ने एक बार फिर दूरबीन उठाई और देखा, मगर उसे पहाड़ी की हिलती हुई छिदरी दाढ़ी में कोई नजर नहीं आया।
उसने दोबारा अपने दोनों हाथों का भोंपू बनाकर जोर से अपनी आवाज दूसरी तरफ फेंकी। उधर कौन है? मैं रब नवाज बोलता हूँ। रब नवाज, रब नवाज, रब नवाज, रब नवाज, रब नवाज, रब नवाज। फिर आसपास के पहाड़ों से टकराता रहा। रब नवाज आहिस्ता से बड़बड़ाए, खिंजीर की तुम। फौरन ही एक आवाज बुलंद हुई, ओए मैं राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह। ये सुनकर रब नवाज यूं उछला जैसे छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता। पहले तो अपने आप से बोला राम सिंह, फिर हलक फाड़ के चिल्लाया, ओए राम सिंह है, राम सिंह है, खिंजीर की दुम, खिंजीर की दुम। अभी पूरी तरह पहाड़ों से टकरा टकरा के हवा में गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज बुलंद हुई, अरे कुमार दे खोते। करके हंसने लगा। रौबदार नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा, बड़बड़ाया, लगता है खिंजीर की तुम। फिर राम सिंह से बोला, अरे बाबा टल के करे प्रसाद, खिंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कहे लगाने लगा। रब नवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियों की आवाजें बड़े खिलंगड़े अंदाज में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उछाती रही। रब नवाज के जवान खामोश थे। हंसी का दौर खत्म हुआ तो फिर राम सिंह की आवाज बुलंद हुई, ओ देख भाई, हमें चाय पीनी है। रब नवाज बोला, हाँ तो पियो ना, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश कैसे करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, ओ किधर पड़ा तुम्हारा सामान? राम सिंह बोला, ओ जिधर तुम्हारा पैर हो आ सकता है। रब नवाज हंस दिया, अरे तो क्या चाहते हो खिंजीर की दुम? राम सिंह बोला, यार सुन, हमें हमारा सामान ले आने दे। रब नवाज ने जवाब दिया, हाँ तो ले आना अपना सामान। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज, थोड़े से शक के साथ बोला, ओए तू हमें बना देगा कुमार दे गोते। रब नवाज भन्ना पे, बक नहीं हो, संतोष सर के कछुए। राम सिंह हंस पड़ा। अच्छा कसम खा कि तू हमें नहीं मारेगा। रब नवाज छटक गया। किसकी कसम खाऊं यारा? किसकी कसम खाऊं यारा? राम सिंह ने बात को बदलते हुए बोला, किसी की भी खा ले, किसी की भी खा ले, किसी की भी खा ले। थोड़ी देर बाद रब नवाज का जवाब आया, थोड़ी देर बाद, मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसे मानिखेज नजरों से रब नवाज की तरफ देखा। वो फायर करने वाला था कि रब नवाज ने उसे रोक दिया। नहीं, रब नवाज ने उसे दूरबीन में खुद देखा। दुश्मन का एक सिपाही डरते डरते पंजों के बल पत्थरों की रकब से निकल रहा था। फिर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर जाकर झाड़ियों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद तो झाड़ियों से निकला। उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए ठहरा और फिर तेजी से पत्थरों की महफूज दीवार की तरफ भागा और बिलाखिर वहां पहुंच गया। वो नजरों से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक ताक दी। साथ ही रब नवाज का कहका बुलंद हुआ। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, मेंशन नॉट। रब नवाज ने जवाब दिया। फिर अपने जवानों की तरफ देखा और बोला, एक एक राउंड हो जाए। फिर तफरी के तौर पर दोनों तरफ से फायर होते रहे। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद रब नवाज ने दूरबीन लगाई और पत्थरों की दीवार की तरफ देखा। पत्थरों की दीवार की ओट से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने पुकारा, ओए चाय तैयार हो गई राम सिंह।
राम सिंह का जवाब आया, अभी गाँव कुमार देखो राम नवाज जाट का कुमार था। जब भी कोई उसकी जात की तरफ इशारा करता तो गुस्से से उसका खून खोलने लगता था। बस एक राम सिंह के मुंह से वो कुमार बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि राम सिंह उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। दोनों एक ही गांव में पलकर बड़े हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिनों का फर्क था। दोनों के बाप और उनके बाप भी एक दूसरे के गहरे दोस्त हुआ करते थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़े थे, एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। पर नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को खफीफ महसूस करके बड़बड़ाया, अभी बाज नहीं आता खिंजीर की दुम, लगता है। फिर राम सिंह से मुखातिब हुआ, बकना खाते की जो। राम सिंह का टाका बुलंद, वाह। नवाज ने बस वैसे ही शस्त्र बांध रखी थी, ऐसे ही उसने लुबलुबी दबा दी। टाख टाख के साथ ही एक फलक शिगाफ चीख बुलंद। नवाज ने फौरन दूरबीन उठे वो देखा, पत्थरों की दीवार से जरा हटके राम सिंह पेट पकड़े दोहरा और गिर पड़ा। रबनवाज चीखा, राम सिंह उछल कर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रबनवाज का दायां बाजू चाटती निकल गई, फौरन ही वो जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर शुरू हो गए। उधर के कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठा के पत्थरों की अकब से निकलकर भागना चाहा, मगर इधर से फायर जारी था, निशाने पर कोई न बैठा। रबनवाज ने जवानों को अपनी पहाड़ी उतरने का हुक्म दिया। फौरन ही 3 जवान मारे गए, लेकिन बाकी जवान उफ्ता खैजा दूसरी पहाड़ी तक पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा करहा रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रबनवाज को देखकर उसकी आंखें तमतमा उठी। थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ओ कुमार देखो ते, तुमने क्या किया? राम सिंह का जख्म रबनवाज अपने पेट पर महसूस कर रहा था। वो थोड़ा मुस्कुराता हुआ राम सिंह पर झुका और 2 जाने मुकर उसकी पेटी खोलने लगा। हे खंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारे जाने के दौरान राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। वो दर्द से चिल्ला चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई तो रबनवाज ने राम सिंह के जख्म का मुआयना किया। जख्म बहुत ही खतरनाक था। राम सिंह ने रबनवाज का हाथ दबाते हुए कहा, ओए, मैं तो अपने आप को तेन दिखाने वास्ते निकला सी और तूने रब के पुत्र फायर कर दिया। रबनवाज का गला रुंध गया। कसम बातुल्लाह शरीक की, मुझे मालूम नहीं था कि तू कुत्ते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है राम सिंह का। राम सिंह का काफी खून बह चुका था। रबनवाज और उसके जवान कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे में तो खून की एक पूरी मश्क खाली हो सकती थी। रबनवाज को हैरत थी कि राम सिंह इतनी देर तक जिंदा रह सका है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राम सिंह बचेगा। उसे हिलाना जुलाना भी गलत था, इसलिए उसने फौरन वायरलेस के जरिए प्लाटून कमांडर से दरख्वास्त की कि एक डॉक्टर जल्द से जल्द रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल मुहाल था। रबनवाज को यकीन था कि राम सिंह चंद घड़ियों का मेहमान है। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराते हुए राम सिंह से कहा, ए डॉक्टर आ रहा है, तू फिक्र ना कर। राम सिंह ने कुछ सोचकर बड़ी नहीफ आवाज में बोला, फिक्र किसी बात की नहीं। अच्छा है, बता मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने? रबनवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीं हो गई। बोला, और तेरे कितने जवान मारे गए? रबनवाज ने मारने
निखेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, 6 6 6। राम सिंह ने अपने दिल में गिरा, जब मैं जख्मी हो गया सी तो बड़े बददिल हो गए थे। मैंने क्या, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6। फिर वो माजी के धुंधलकों में चला गया। बोला, रब नवाज, तेन याद है वो दिन? राम सिंह ने बीते दिन याद करना शुरू किया। खेत खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग ऑफिसरों के लतीफे और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके। बीते दिनों का जिक्र करते हुए राम सिंह को एक बहुत ही दिलचस्प वाकया याद आया तो उसे हंसी आ गई। हंसी के साथ ही उसे टीस उठी, पर उसने परवाह न की। वो बोल पड़ा, इस वर्दन मिल्ला, तेन याद है वो मैडम? रघुनाथ ने पूछा, कौन सी मैडम? राम सिंह बोला, अरे इटली वाली की नाम रखिया सी हमने उसका, वो बड़ी बड़ी मार खा औरत थी। रघुनाथ को फौरन वो औरत याद आ गई। बोला, हाँ हाँ अरे वो मैडम बनी तो फिनी तो पैसा खत्म, तमाशा खत्म। अरे पर तुमसे तो कभी कभी रियायत कर लेती थी मुसोलिनी की बच्ची। राम सिंह ठहाका मार के हंस पड़ा। हाँ, और उसके पेट के जख्म जमा हुआ खून का एक लोथड़ा बाहर आ गया। रघुनवाज ने राम सिंह का हाथ पकड़ा। अब तुम बिल्कुल खामोश रहो राम सिंह। फिर उसके सर पे हाथ रखा, एकदम चुप हो जाओ। राम सिंह को बहुत तेज बुखार था, उसका दिमाग भी तप रहा था, बोलने की ताकत बिल्कुल नहीं थी, फिर भी वो बोले जा रहा था। कभी कभी रुक जाता था, जैसे देख रहा हो कि टंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। थोड़ी देर बाद उस पर हजियानी कैफियत तारी हो गई। उस दौरान कुछ ऐसे वक्फे भी आए जब उसकी होशो हवास सलामत थे। उन्हीं में से एक वक्फे में उसने रब नवाज से सवाल किया, यारा, सच सच बता, क्या वाकई तुम लोगों को कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंह। राम सिंह ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम लोगों को बरगलाया गया है। रब नवाज ने यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, नहीं नहीं, तुम लोगों को बरगलाया गया, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम ना खा यार, कसम ना खा, सब ठीक ही होना है। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसे रब नवाज की कसम को यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले मेजर असलम वहां पहुंचा। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नज की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर उसकी आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेजर असलम भी 6/9 जाट रेजिमेंट ही का था। वो राम सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को पुकारा, राम सिंह, ओ राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली, फिर आंखें फाड़कर एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा और लेटे लेटे ही उसने अटेंशन होकर सैल्यूट किया। अगले लम्हे उसका सैल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ ढीला पड़ा और गिर गया। उसके होंठ कांपे। कुछ नहीं हो राम से, कुछ नहीं, तू भूल ही गया सुअर के नल्ला, तू भूल गया कि लड़ाई है लड़ाई। राम सिंह अपनी बात पूरी न कर सका।
और बंद होती हुई आंखों से उसने एक आखिरी बार रब नवाज की तरफ नीम सवालिया अंदाज से देखा और सर्द हो गया। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।